हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का जो चैप्टर 9 है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड वो हम लोग शुरू करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो सॉलिड है, सॉलिड की डिफरेंट मैकेनिकल जो प्रॉपर्टी होती है वो हम पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, स्ट्रेस और स्ट्रेन। इन 5 टॉपिक पे हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, मेरे पास एक स्केल है ये, तो स्केल को हम लोग बॉडी मान सकते हैं। अब मैंने इस बॉडी पे क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। अब जैसे ही मैं इसको फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो हम देख रहे हो जो बॉडी है, बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, इसका शेप चेंज हो रहा है। तो वो फोर्स जब हम किसी बॉडी पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने से उस बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। तो कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग लेंथ भी कंसीडर कर सकते हैं, वॉल्यूम भी कंसीडर कर सकते हैं और शेप भी कंसीडर कर सकते हैं। यदि हमारे फोर्स लगाने से किसी बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है तो उस फोर्स को हम लोग कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। और इसी डिफॉर्मिंग फोर्स को मैंने डिफाइन किया हुआ है, डिफॉर्मिंग फोर्स विच चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी। मतलब वो फोर्स जो किसी बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहा है, चाहे उसकी लेंथ चेंज करे, वॉल्यूम चेंज करे या फिर शेप चेंज करे। चलिए अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी। अब देखिए मैंने फिर से एक स्केल ली है, इस स्केल में मैंने क्या किया, फोर्स लगाया। फोर्स कौन सा, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, क्योंकि देखिए इस बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। अब जैसे ही मैं इस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर रहा हूँ तो हम देख रहे हैं जो स्केल है अपने ओरिजिनल जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको रिगेन कर रही है। तो किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जब उस पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करेंगे तो वो बॉडी अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर लेगी। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी को भी मैंने डिफाइन किया है, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रीगेन इट ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव। डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद में जो बॉडी है वो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर रही है। तो जो स्केल है, स्केल एग्जाम्पल हो सकता है। तो देखिए मैंने स्केल भी यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, किसका, इलास्टिसिटी का। तो इलास्टिसिटी से रिलेटेड एक टर्म और हम डिस्कस करेंगे, वो है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी वो होती है कि यदि हमने उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और जैसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं तो वो बॉडी इमीडिएटली और कंप्लीटली अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर लेती है। इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है क्वार्ट्ज, फॉस्फर, ब्रोंज। तो क्वार्ट्ज, फॉस्फर, ब्रोंज एक वो मटेरियल होते हैं जिनकी बॉडी पे यदि हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स हम रिमूव करते हैं तो बॉडी इमीडिएटली अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर लेती है। बेसिकली जो इलास्टिसिटी है और परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस को हम ऐसा समझ सकते हैं कि यदि ये बॉडी इलास्टिक वाली जो बॉडी है, यदि वो 5 सेकंड में अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर रही है तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी 1 सेकंड में करेगी। बस इतना ही इन दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग प्लास्टिसिटी। देखिए अब हमने कोई बॉडी ली हुई है, उस बॉडी पे हमने क्या किया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो बॉडी का क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। लेकिन जैसे ही उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हम रिमूव करेंगे हम लोग, तो जो बॉडी है जिसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ था तो वो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को गेन नहीं करेगी। तो वो प्रॉपर्टी जो डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद में अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन नहीं कर रही है, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहेंगे प्लास्टिसिटी। इसको भी मैंने सिंपली डिफाइन किया हुआ है, ए बॉडी विच डज नॉट रीगेन इट ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव। इसका एग्जांपल देखिए, मैंने च्युइंगम रखा हुआ है, हम लोग च्युइंगम खाते हैं। सपोज़ कीजिए मैंने च्युइंगम ली है और च्युइंगम पे मैंने क्या किया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। तो देखिए जैसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, और जैसे ही मैं डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करूँगा, इसको मैं स्ट्रेच करना बंद करूँगा, तो जो च्युइंगम है ये अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन नहीं करेगी। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, प्लास्टिसिटी का। तो प्लास्टिसिटी से रिलेटेड एक एग्जांपल और डिस्कस करेंगे हम लोग डो का। हम लोग देखते हैं हमारे घर में पूड़ियाँ बनती है, रोटी बनती है, तो हम लोग आटे में पानी डाल के हम लोग उसका डो बनाते हैं यहाँ पे। यदि सपोज़ कि डो को मैंने पुश कर दिया तो हम देखते हैं उसका जो शेप है वो एज इट इज़ रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन नहीं कर रहा है। तो डो भी किसका एग्जाम्पल हो गया, ये भी हो गया प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल हो गया। अब इसी से रिलेटेड एक टर्म और हम पढ़ेंगे हम लोग परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। देखिए मैंने परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, पुट्टी लिखा हुआ है, मड लिखा हुआ है, पैराफिन वैक्स लिखा हुआ है। पुट्टी देखो हम लोग टीवी में ऐड देखते हैं, जेके वाइट पुट्टी का ऐड आता है और बिरला वाइट पुट्टी का भी ऐड आता है। तो बेसिकली वो क्या होता है, पाउडर होता है। उस पाउडर में हमने क्या किया, पानी डाल लिया। तो जैसे हम पानी डाल देंगे तो उसका एक डो तैयार हो जाता है। यदि सपोज़ कि जिस डो को मैंने ऐसे पुश कर दिया, ये सब दबा दिया उसको मैंने, और जैसे अपना हाथ हटाऊंगा मैं तो वो एज इट इज़ वैसे ही शेप बना रहेगा, वो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन नहीं करेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी का एग्जाम्पल हो गया। देखिए प्लास्टिसिटी और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी है, इनमें भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए डिफरेंस क्या नहीं है, जैसे च्युइंगम,
हम च्युइंगम लेते हैं, च्युइंगम को स्ट्रेच करके हम छोड़ते हैं, तो आप उसको ध्यान से देखेंगे स्लाइटली 1 या 2% अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन करता है, सिर्फ 1 या 2%। लेकिन ये जो है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी है, ये 1 या 2% भी अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन नहीं करेगी। ये बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस है। तो देखिए हम लोगों ने 5 टॉपिक डिस्कस कर लिए, डिफॉर्मिंग फोर्स, इलास्टिसिटी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिसिटी और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। लेकिन देखो प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकल कोई भी बॉडी हम लिख सकते हैं यहाँ पर नो बॉडी, परफेक्टली कोई भी बॉडी ना तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होती है और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी होती है। तो हम उसको लिख सकते हैं नो बॉडी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी एंड नो बॉडी परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी नहीं होती है, प्रैक्टिकल कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी नहीं होती, वैसे प्रैक्टिकली कोई भी बॉडी ना तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होती है ना ही परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी होती है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। देखिए सॉलिड में जो इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी है तो वो हम डिस्कस करेंगे, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, और इसको समझने के लिए हम लोग एक मॉडल पढ़ेंगे। उस मॉडल को हम लोग कहते हैं बॉल स्प्रिंग मॉडल ऑफ सॉलिड कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्यूबिकल शेप बनाया हुआ है, इसमें हम देख रहे हैं जो रेड कलर है यहाँ पे, इस रेड कलर को हम लोग बॉल से इंडिकेट कर रहे हैं। और देखिए दोनों बॉल के बीच क्या हो रहा है, ये स्प्रिंग है यहाँ पे। हम जानते हैं कि कोई भी सॉलिड है वो बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है, और हर एटम अपने चारों तरफ बहुत सारे एटम से क्या होता है, बंधा होता है। तो उसी सॉलिड को हम लोग बॉल स्प्रिंग मॉडल से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि उसका मैकेनिज्म क्या होता है इलास्टिसिटी का, उसका फंक्शन क्या होता है। अब देखिए ये जो बॉल है, इस बॉल को अब हम लोग एटम मान सकते हैं हम लोग, ये बॉल एटम हो गया, और इन दोनों के बीच स्प्रिंग है। तो हम लोगों को पता दोनों एटम के बीच में क्या होता है, इंटर एटॉमिक फोर्स होता है। इंटर एटॉमिक फोर्स होता है। देखिए एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर यदि कोई भी सॉलिड है हमारे पास में, तो वो कैसे रहेगा, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा। वो स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा। अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो फिगर बना मेरे पास में, इसको या तो मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ या फिर कंप्रेस कर सकता हूँ। लेकिन दोनों कंडीशन के अंदर मुझे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यदि सपोज कीजिए कि मैंने इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, और डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के इसको मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रेच कर रहा हूँ, इसको मैं खींच रहा हूँ, तो ये जो बॉल है, तो ये बॉल यहाँ आ जाएगी क्योंकि मैंने स्ट्रेच किया यहाँ पे। अब जैसे ही मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि ये बॉल तो शिफ्ट हो गई, यहाँ से यहाँ तक बॉल शिफ्ट यहाँ आ गई यहाँ पे ये। तो जितने भी जो स्प्रिंग है यहाँ पे, इस बॉल मतलब जो एटम है, इस एटम के चारों तरफ जो भी इंटर एटॉमिक फोर्स है और जो भी जो स्प्रिंग है, वो क्या करेंगे, इस बॉल को वापस पीछे खींचेंगे। तो मतलब मैं डिफॉर्मिंग फोर्स में यहाँ लगा रहा हूँ, और जो स्प्रिंग है ये क्या करेगी, फोर्स लगाएगी, और फोर्स किसके अपोजिट होगा, वो डिफॉर्मिंग फोर्स के अपोजिट होगा। तो इन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये फोर्स लगाएगा स्प्रिंग, ये स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, इसके चारों तरफ जो भी स्प्रिंग होगी एटम्स के, वो क्या करेगी, फोर्स लगाएगा। और जैसे ही हमने यहाँ से डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया हमने, तो इस इंटर एटॉमिक फोर्स के कारण क्या होगा, ये जो बॉल है अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जैसे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया हम लोगों ने, तो ये बॉल अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लिया। तो हमारा जो सॉलिड का जो शेप था वो एज इट इज़ पहले जो शेप था उसी शेप को वो रीगेन कर लेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स। जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, इसके पीछे इक्वल और अपोजिट जो फोर्स फॉर्म होता है, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, रीस्टोरिंग। और इस रीस्टोरिंग फोर्स के कारण ही जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट जो है, जो बॉडी है, वो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर लेता है। तो हम कह सकते हैं जो डिफॉर्मिंग फोर्स है रीस्टोरिंग फोर्स के क्या होता है, अपोजिट होता है। अब इसमें एक टेक्निकल पॉइंट्स हो रही है कि जो बॉडी है, तो हमने इस बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो वो डिफॉर्मिंग फोर्स कैसे लगाया, हमने बॉडी के बाहर की तरफ से लगाया। तो हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हम लोग एक्सटर्नल फोर्स भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, ये बॉडी का इंटरनल फोर्स है। तो हम इसको कह सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, इंटरनल फोर्स है।
इंटरनल फोर्स क्यों है, क्योंकि बॉडी के अंदर से लग रहा है यहाँ पे। अब जैसे ही हमने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया, रियोस्टिंग फोर्स के कारण ये जो बॉडी अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर लेगी। तो जैसे रीगेन करेगी तो ये क्या पोजीशन गेन कर लेगी, तो वापस आ जाएगी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। तो ये मैकेनिकल बिहेवियर हो गया, सॉरी इलास्टिक बिहेवियर हो गया किसका, सॉलिड का। तो बॉल स्प्रिंग मॉडल के थ्रू हम लोग जो मैकेनिज्म है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड का या उसका फंक्शन है उसको हम लोग समझ सकते हैं। तो 2 टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस, देखिए जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है ये सॉलिड के 2 इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। यदि आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो हमारे चैप्टर के आगे जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो अब पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस। अब देखिए मेरे पास ये डस्टर है, इस डस्टर पे मैंने क्या किया, ये इसका पूरा सरफेस हो गया ये। तो मैंने एक पर्टिकुलर एरिया पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। तो मैं जिस एरिया में डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊंगा तो ये थोड़ा सा डस्टर ये अंदर दब जाएगा यहाँ से ये। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा हूँ, कहाँ लगा रहा हूँ, एक पर्टिकुलर एरिया में लगा रहा हूँ, तो इसके पीछे कौन सा फोर्स लगेगा, तो वो लगेगा रियोस्टेटिंग फोर्स लगेगा। तो अब हम स्ट्रेस जो एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी सॉलिड की, तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, रियोस्टेटिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ ए डिफॉर्म बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। रियोस्टेटिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ ए डिफॉर्म बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू रियोस्टेटिंग फोर्स बाई एरिया। हम लोग ये जानते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था कि रियोस्टेटिंग फोर्स किसके इक्वल अपोजिट होता है, तो वो होता है डिफॉर्मिंग फोर्स के। तो हम लोग स्ट्रेस को इस फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स बाई एरिया। तो एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी होगी सॉलिड की, स्ट्रेस होगी। तो स्ट्रेस इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई या एमकेएस। एसआई और एमकेएस यूनिट हो जाएगी फोर्स। हम लोगों को पता है फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एसआई और एमकेएस यूनिट हो गई किसकी, स्ट्रेस की हो गई। तो इसकी एक यूनिट और है पास्कल, जिसको हम लोग शॉर्ट में पीए लिखते हैं। पास्कल किसकी यूनिट होती है, प्रेशर। और प्रेशर भी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एसआई और एमकेएस यूनिट हो गई स्ट्रेस की। और सीजीएस यूनिट होती है इसकी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसका डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हैं। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा स्ट्रेस का, हम लोगों को पता है फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। और मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एम होता है। एक्सेलरेशन का एल बाई टी स्क्वायर। और एरिया, एरिया क्या हो गया, एल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या आएगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ये डायमेंशनल फार्मूला आ गया किसका, स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। और जो स्ट्रेस है ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी इसलिए क्योंकि इसके अंदर हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर करते हैं, लेकिन डायरेक्शन को कंसीडर नहीं कर सकते। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेस इज स्केलर क्वांटिटी। तो ये तो हमारे पास कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई स्ट्रेस से रिलेटेड। अब हम लोग टाइप ऑफ स्ट्रेस डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ स्ट्रेस में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस, देखिए मेरे पास जो डस्टर है, अब देखिए डस्टर का सरफेस है, मैं डिफॉर्मिंग फोर्स कैसे लगा रहा हूँ, जो डस्टर है इसका जो सरफेस है ये इसके परपेंडिकुलर लगा रहा हूँ मैं। तो रियोस्टेटिंग फोर्स भी कैसे लगेगा, ये जो एरिया है इसके परपेंडिकुलर लगेगा। तो यदि कोई फोर्स हम लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, जो सरफेस है सरफेस के
परपेंडिकुलर हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे, तो उस समय जो स्ट्रेस फॉर्म होगा उसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। तो हम इसको शॉर्ट में डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और जो नॉर्मल स्ट्रेस है, तो नॉर्मल स्ट्रेस के भी हम लोग 3 पार्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे इसका टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस, अब देखिए टेंसाइल स्ट्रेस में क्या हुआ, सपोज कीजिए हमने एक सिलेंडर लिया हुआ है जिसकी लेंथ L है, लेंथ L है, और सिलेंडर का ये जो फेस है, इस फेस के परपेंडिकुलर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, और डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से क्या हो रहा है, जो सिलेंडर जिसकी लेंथ L है तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो सपोज कीजिए हम लोगों ने इसकी डेल्टा L लेंथ इंक्रीज मान ली, ये लेंथ इंक्रीज हो गई। कितनी लेंथ इंक्रीज हुई है, डेल्टा L लेंथ इसकी इंक्रीज हो गई यहाँ पे। तो अब देखिए एक ऐसी बॉडी जिसके फेस पे हम लोगों ने क्या किया, एक परपेंडिकुलर हम लोगों ने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया हमने। जब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो रहा है, इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो टेंसाइल स्ट्रेस, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं लेंथ इंक्रीज। क्योंकि इसमें लेंथ इंक्रीज हो रही है यहाँ पे ये, तो उस स्ट्रेस को हम लोग कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखिए ये जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, जो हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया हमने, जो फेस है इस फेस के परपेंडिकुलर लगाया हमने ये, तो अब इसका रिड्यूसिंग फोर्स कहाँ फॉर्म होगा, तो रिड्यूसिंग फोर्स हम लोगों को पता है कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स है इसके अपोजिट रहेगा। तो यहाँ फॉर्म होगा हमारे पास फोर्स कौन सा, रिड्यूसिंग फोर्स फॉर्म होगा। तो देखिए फोर्स, दोनों फोर्स कैसे है, ये हमारा जो फेस है, जिस फेस पे हमने इसके परपेंडिकुलर लगाया है यहाँ पे, ये तो दोनों फोर्स कैसे, परपेंडिकुलर, किसके, फेस के। तो जो फोर्स है यहाँ पे, तो हम एक सिंबल बना सकते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर का। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या हो गया हमारे पास में, फोर्स बाय एरिया। अब सेकंड नॉर्मल स्ट्रेस का सेकंड पार्ट या सेकंड टाइप पढ़ेंगे हम लोग, कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए हम लोगों ने एक बॉडी ली, जिसकी लेंथ कितनी है, इसकी हमने लेंथ L कंसीडर की। अब इस बॉडी को क्या किया हम लोगों ने, ये जो फेस है इस फेस को हमने कंप्रेस किया। तो हम ये फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये फोर्स क्या हो गया हमारे पास, डिफॉर्मिंग फोर्स हो गया। और जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ये जो फेस है इस फेस के हम लोग परपेंडिकुलर अप्लाई कर रहे हैं। यदि सपोज कीजिए हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई किया हमने, तो बॉडी की लेंथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। कितनी डिक्रीज हो गई, तो हमने माना है डेल्टा L डिक्रीज हो गई यहाँ पे। अब देखिए फोर्स कहाँ लग रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स का डायरेक्शन कैसा है, डाउनवर्ड है। तो रिड्यूसिंग फोर्स है उसका डायरेक्शन कैसा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन होगा। तो सेकंड जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या हो गया, इस पर लेंथ क्या हो रही है, लेंथ डिक्रीज हो रही है। तो शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे लेंथ डिक्रीज, और इसका फॉर्मूला क्या होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस का, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स कैसा है यहाँ पे, परपेंडिकुलर फोर्स है। तो देखिए नॉर्मल स्ट्रेस के हमें 2 पार्ट्स पढ़ लिए हम लोगों ने, टेंसाइल स्ट्रेस पढ़ लिया पहला, और सेकंड कंप्रेसिव स्ट्रेस पढ़ लिया। तो देखिए दोनों जो टाइप्स है A एंड B, इन दोनों जो टाइप है टेंसाइल और कंप्रेसिव, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्यों कहते हैं हम लोग, तो उसको इसलिए कहते हैं कि हमारे पास जो बॉडी है, इस बॉडी की क्या हो रही है, हम फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, इस बॉडी का जो फेस है इसके हम लोग परपेंडिकुलर लगा रहे हैं। तो बॉडी की लेंथ या तो इंक्रीज हो रही है या तो डिक्रीज हो रही है। तो इस टाइप के जो स्ट्रेस होंगे उस स्ट्रेस को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं। तो 2 टाइप से हो गए, और थर्ड टाइप से इसका हाइड्रोलिक स्ट्रेस। देखिए हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या होता है कि यदि सपोज की जो कोई बॉडी हमारे पास में, उस बॉडी पे हमने क्या किया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से क्या हो रहा है, उसका जो वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम क्या होगा, चेंज हो जाएगा।
वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका जो शेप है उसका शेप चेंज नहीं होगा। उसका जो शेप है शेप चेंज नहीं होगा। तो उस टाइप के स्ट्रेस को क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोलिक स्ट्रेस कहते हैं। अब देखिए इसको समझने के लिए हमने क्या किया, एक बॉडी ली हमने। बॉडी कैसे, हमारी सॉलिड स्फीयर बॉडी है, ये जी एक सॉलिड स्फीयर बॉडी। और इस सॉलिड स्फीयर बॉडी को हमने क्या किया, किसी लिक्विड में या किसी फ्लूइड में हमने उसको डाल लिया, जिसमें हम लोगों ने हाई प्रेशर अप्लाई किया हुआ है। अब देखिए जैसे ही इस बॉडी को फ्लूइड में डालेंगे हम, तो फ्लूइड या लिक्विड क्या करेगा, इस बॉडी के चारों तरफ क्या करेगा, इक्वल प्रेशर को एक्सर्ट करेगा। और जो प्रेशर लगाएगा, सपोज कीजिए ये जो एरिया है इस बॉडी का, स्फीयर का जो एरिया है, सपोज कीजिए प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर कैसा लगेगा, पर्टिकुलर इस बॉडी का सीधे परपेंडिकुलर प्रेशर लगेगा। तो बॉडी के चारों तरफ जो प्रेशर लगेगा, प्रेशर कौन एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर लिक्विड एक्सर्ट कर रहा है, तो वो प्रेशर कैसा लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा। यहाँ से भी प्रेशर सपोज कीजिए लगा, यहाँ से भी प्रेशर लगा रहे हैं हम लोग, और यहाँ से भी प्रेशर लगा रहे हैं। तो इस प्रेशर के कारण क्या होगा, इस बॉडी पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इस फोर्स के कारण हम मान सकते हैं कि जैसे सपोज कीजिए इस बॉडी का वॉल्यूम V है, तो इसके फोर्स के कारण इस बॉडी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो सकता है। तो सपोज हमने माना इसका जो डेल्टा V डिक्रीज़ हो गया इसका वॉल्यूम यहाँ पे, तो देखिए इसमें वॉल्यूम तो डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन शेप क्या हो रहा है, शेप इसका चेंज नहीं हो रहा। तो इस टाइप के स्ट्रेस को हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी हो गया, हाइड्रोलिक स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स एरिया। फोर्स कैसा लग रहा है, फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है यहाँ पे। तो ये फर्स्ट जो टाइप था हमारा नॉर्मल स्ट्रेस, इसके तीन पार्ट्स हो गए, टेंसाइल स्ट्रेस हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया और हाइड्रोलिक स्ट्रेस हो गया। अब हम सेकंड टाइप का हम लोग स्ट्रेस पढ़ेंगे, और वो है टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस। टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस के अंदर हम एक बॉडी लेंगे, उस बॉडी में जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, उसका जो शेप है शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। शेप चेंज होगा लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो इसको समझने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्यूबिकल बॉडी ली है। तो इस क्यूबिकल बॉडी के अंदर ABCD, ये जो इसकी लोअर सरफेस है ये फिक्स सरफेस है, ये लोअर सरफेस फिक्स है, और ADHE ये जो सरफेस है इसकी ये वर्टिकल सरफेस है, ये वर्टिकल सरफेस है। और EFGH ये जो सरफेस है इसकी अपर सरफेस है। अब देखिए हमने क्या किया, ये जो क्यूबिकल बॉडी है तो इसका जो EFGH जो अपर सरफेस है इसका सपोज कीजिए हमने एरिया A मान लिया, तो इस अपर सरफेस पे हम लोग टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे। और टेंजेंशियल फोर्स कैसा लगेगा, टेंजेंशियल फोर्स इस सरफेस के पैरेलल लगेगा। तो टेंजेंशियल फोर्स हम इस सरफेस के पैरेलल लगा रहे हैं, लेकिन जो हमारा जो लोअर सरफेस है ये तो फिक्स सरफेस है, तो इसका जो शेप है इसका शेप चेंज हो जाएगा। तो जो स्ट्रेस है, तो हम स्ट्रेस को डिफाइन कर सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन यहाँ फोर्स कैसा लग रहा है, यहाँ फोर्स पैरेलल लग रहा है। किसके पैरेलल लग रहा है, ये जो हमारी अपर सरफेस है, अपर सरफेस के हम लोग पैरेलल टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए देखिए मैंने एक सिंबल बनाया हुआ है पैरेलल का। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस हो गया हमारे पास में फोर्स पर यूनिट एरिया। देखिए अभी हम लोगों ने नॉर्मल स्ट्रेस पढ़ा था, तो नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर हम लोग जो फोर्स लगा रहे थे, जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे थे, वो सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा था। लेकिन टेंजेंशियल और जो शेयरिंग स्ट्रेस है इसमें हम लोग जो टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं वो सरफेस के पैरेलल लग रहा है। बस ये दोनों बेसिक डिफरेंस है। लेकिन जो हम लोगों ने नॉर्मल स्ट्रेस पढ़ा था, 3 टाइप्स पढ़े थे, उसके हम लोगों ने टेंसाइल स्ट्रेस पढ़ा था, कंप्रेसिव स्ट्रेस पढ़ा था, और हम लोगों ने हाइड्रोलिक स्ट्रेस पढ़ा था, वो और टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। तो इन सबकी जो यूनिट होगी, यूनिट सेम होगी, और यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी कह सकते हैं, और शॉर्ट में इसको PA कहते हैं। यूनिट सेम होगी, और उनका जो डायमेंशनल फार्मूला है, डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, और वो कितना होगा, ML-1 T-2 डायमेंशनल फार्मूला। और हमें पता है जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस कैसी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जितने भी हमें टाइप्स पढ़े स्ट्रेस के, वो सब भी कैसे रहेंगे, एक स्केलर क्वांटिटी रहेंगे। चलिए तो अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, और वो स्ट्रेन। देखिए जो स्ट्रेन है वो भी सॉलिड की एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है बेसिकली एक रेशो है। तो रेशो किस का है, अगर सपोज हम लोग कोई बॉडी लिए, उस बॉडी में हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो हम जानते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से क्या होगा, उसका कॉन्फिगरेशन चेंज हो जाएगा। तो कितना चेंज हुआ और उसका ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन क्या था, ये जो रेशो है, इसी रेशो को हम लोग कहते हैं स्ट्रेन कहते हैं, जिसको मैंने डिफाइन किया हुआ, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्फिगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन।
और जो स्ट्रेन होता है इसकी ना तो कोई यूनिट होती है ना कोई डायमेंशन होता है, ये सिर्फ एक प्योर नंबर होता है। अब इसके हम टाइप डिस्कस करेंगे। तो पहला जो टाइप इसका है वो है लॉन्गिट्यूडनल और टेंसाइल स्ट्रेस। अब हमने कोई बॉडी ली है, उस बॉडी में हमने क्या किया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, और डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से क्या हो रहा है, उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, या तो इंक्रीज भी हो सकती है या डिक्रीज भी हो सकती है। तो इस केस के अंदर जो हम स्ट्रेन पढ़ेंगे, जो टाइप पढ़ेंगे, उसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल और टेंसाइल स्ट्रेस। तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। तो इस केस के अंदर देखिए हमने एक सिलेंडर लिया हुआ है, इसकी लेंथ L है, हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो लेंथ कितनी इंक्रीज हो गई, डेल्टा L लेंथ इंक्रीज हो गई। तो हम कह सकते हैं हम लोग चेंजिंग लेंथ कितनी है, डेल्टा L है, तो यहाँ पे हम डेल्टा L लिख सकते हैं। और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी इसकी, तो ओरिजिनल लेंथ इसकी L थी, तो हम यहाँ पे L लिख सकते हैं। तो डेल्टा L बाई L क्या हो गया, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल और टेंसाइल स्ट्रेस। और सेकेंड जो टाइप है इसका वो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या हो रहा है कि हमने किसी बॉडी पे जो फोर्स लगाया तो उससे उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो इस एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं जो सॉलिड स्फीयर है इसका ओरिजिनल वॉल्यूम तो V है, और जब हमने इसे फोर्स लगाया तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। तो कितना डिक्रीज हो गया, डेल V डिक्रीज हो गया। तो हमारे पास जो फार्मूला है चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, तो चेंजिंग वॉल्यूम, तो कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, डेल्टा V वॉल्यूम चेंज हुआ, और ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, V था, तो हम लोग डेल्टा V बाई V लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया। अब थर्ड टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे और वो है टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेन। देखिए इसके अंदर हमने क्या किया, एक क्यूबिकल बॉडी ली हमने, एक क्यूबिकल बॉडी ली हुई है, और इस क्यूबिकल बॉडी के अंदर ये जो इसका सरफेस है ABCD ये फिक्स है, लेकिन जो अपर सरफेस है इसका ये EFGH। तो अपर सरफेस पर हमने क्या किया, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया। तो ये हमने इस पर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया, और जब हम इस पर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करेंगे कहाँ पे, अपर सरफेस पे, तो उसका इक्वल और अपोजिट एक फोर्स फॉर्म होगा। तो वो फोर्स कहाँ फॉर्म होगा, तो वो फोर्स यहाँ फॉर्म होगा। अब क्योंकि ये जो हमारी लोअर सरफेस है ये तो फिक्स है, लेकिन जो अपर लोअर सरफेस तो फिक्स है, तो अब क्या हुआ, ये जो क्यूबिकल शेप जो है, ये क्यूबिकल बॉडी है, अब क्योंकि हम इसके अपर सरफेस पे टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं तो इस बॉडी का क्या हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। तो देखो पहले शेप क्या था हमारा, पहले क्यूबिकल बॉडी थी हमारी, क्यूबिकल बॉडी थी। अब जब शेप चेंज हो गया हमारे पास, तब शेप क्या बन गया हमारा, पैरेलल पाइपेट हमारा शेप बन गया यहाँ पे। अब देखिए इस पे ये जो सरफेस हमारी ADHE ये वर्टिकल सरफेस है। अब वर्टिकल सरफेस के अंदर ये नीचे वाला जो पार्ट है इसका, ये नीचे वाली जो सरफेस है ये तो फिक्स है, और क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे इसके अपर सरफेस पे टेंजेंशियल फोर्स लगाया, तो जो वर्टिकल सरफेस हमारी ये क्या हो जाएगी, इंक्लाइंड हो जाएगी। तो कितना इंक्लाइंड हो रही है उसको हम लोग थीटा से डिनोट करेंगे, और ये जो थीटा है इसी थीटा को हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस कहते हैं। ये थीटा क्या हमारे पास में, टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेन है। अब देखिए जो अपर सरफेस हमारी, ये अपर सरफेस है ये, तो अपर सरफेस देखिए क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रही है। तो कितनी डिस्प्लेस हो रही है, तो हम इसको मान सकते हैं यहाँ पे कि डेल्टा L ये डिस्प्लेस हो गई है। तो अब हम इस थीटा को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको हम लोग सिंपली तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए कितनी डिस्प्लेस हो रही है, डेल्टा L डिस्प्लेस हो रही है, तो इसको हम लिखेंगे डिस्प्लेस सरफेस अंडर टेंजेंशियल फोर्स by perpendicular distance between to the displaced surface from fixed surface। थीटा,
देखिए डिस्प्लेस सरफेस अंडर टेंजेंशियल फोर्स, तो सरफेस हमारी कितनी डिस्प्लेस हो गई, तो वो हो गई डेल्टा एल हो गई। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर डेल्टा एल। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू द डिस्प्लेस सरफेस फ्रॉम द फिक्स सरफेस। तो डिस्प्लेस सरफेस क्या है, डिस्प्लेस सरफेस तो हमारी अपर वाली है और फिक्स क्या है, फिक्स नीचे वाली है। तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो वो है एल। तो हम लोग यहाँ पे इसको एल लिख सकते हैं। तो अब देखिए टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास में, डेल एल बाई एल आ गया। तो डेल एल क्या है, डिस्प्लेस सरफेस है, और एल क्या है, डिस्प्लेस और जो फिक्स सरफेस है इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ पे। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस हो या फिर इसके पहले के 2 स्ट्रेस पढ़े थे हम लोगों ने, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो, तो ये सब यूनिटलेस होते हैं और इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है, और इसके बाद में ये प्योर नंबर होते हैं। तो देखिए प्योर नंबर क्यों होता है, डायमेंशनलेस क्यों होता है। अब देखिए हमने डेल एल बाई एल लिखा हुआ है, तो देखिए जो इसकी यूनिट होगी डेल एल की वो यूनिट एल की होगी, तो दोनों यूनिट कैंसिल हो जाएगी। और जो इसका फार्मूला होगा डायमेंशनल फार्मूला, वही फार्मूला एल का भी होगा, तो दोनों फार्मूले कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली क्या आएगा हमारे पास में 1 आएगा। तो 1 को हम लोग क्या कहते हैं, प्योर नंबर कहते हैं। तो इसलिए जो स्ट्रेन है वो क्या यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है और प्योर नंबर है। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम लोग इतना डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसी चैप्टर के आगे के जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।